अच्छे डालेंगे पर आखिरी के 2 ओवर में रन जाते हैं, चाहे वो शुरुआत में विकेट भी ले लें, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा। पर अगर आपने उनके ओवर अच्छे से संभल कर थोड़े चाहे रन कमाए निकाल दिए तो उसके बाद आपकी गेंद में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि अगर बारिश से मैच के कम ओवर हो जाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक बॉलर दोनों टीम कम करेंगी और ज़्यादा बैट्समैन के लिए जाएंगी। तो यानी फिर से अगर कम ओवरों का मैच होगा तो किसकी ज़्यादा मजबूत बैटिंग ऑर्डर है वो देखा जाएगा, और वहाँ पे भारत है वो ऋषभ पंत को वापस ले आएंगे तो देखिए क्या स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर हो जाएगा। ऋषभ पंत को टीम में लाने से मुझे नहीं लगता कि भारतीय बल्लेबाजी का मजबूत होगा। नहीं, वो जब है जब अगर बारिश हो जाए तो वो लाएंगे। बारिश होने के बाद बारिश होने अगर वो भी तो निर्भर करता है बारिश कितनी हुई, 18 ओवर का मैच, 15 ओवर का मैच। अब उनके स्ट्राइक रेट पे नजर डालें तो विराट कोहली जो है वनडे और टेस्ट के हिसाब से अच्छी पारी खेलते हैं, टिकी हुई पारी खेलते हैं, वो टी20 में भी पारी को एंकर कर सकते हैं। लेकिन जो धमाकेदार बल्लेबाजी की जरूरत होती है टी20 में, आजकल देखेंगे 200 रन के स्कोर भी आसानी से चेज हो जाते हैं। तो देखिए विस्फोटक अंदाज के लिए हमारे पास और दूसरे खिलाड़ी मौजूद है जिसमें सूर्य कुमार यादव का नाम शामिल है, हार्दिक पांड्या का नाम शामिल है और फिनिशर की भूमिका में दिनेश कार्तिक का नाम शामिल है। और इसके अलावा टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा उनके नाम पे छक्के हैं अगर भारतीय क्रिकेट की बात की जाए, और विश्व क्रिकेट में भी शायद वो दूसरे या तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। तो विराट कोहली का जो खेलने का तरीका है वो स्ट्राइक रोटेट करके बाउंड्री निकालते रहते हैं, गेम को आगे तक डीप लेकर जाने का प्रयास करते हैं। सूर्य कुमार यादव नो डाउट ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त फॉर्म में वो चल रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो, किसी भी टीम के खिलाफ उन्होंने अगर बल्लेबाजी की है तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन पाकिस्तान ही एक ऐसी टीम है जिनके खिलाफ उनका बल्ला जो है वो खामोश रहा है। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 42 रन बनाए हैं और औसत उनका सिर्फ 14 का रहा है। देखिए ये जो मुकाबले होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हमने कोई बायलैटरल सीरीज तो खेली नहीं है। एक मुकाबला विश्व कप में मिल गया, एक मुकाबला एशिया कप में मिल गया, तो एक मुकाबले में तो सर किस्मत की भी थोड़ी सी बात होती है, लक नहीं चला। तो मुझे यकीन है कि इस मुकाबले में ये जो आंकड़े आपने बताए इसमें ज़रूर बड़ा अंतर होने वाला है, होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो हर्षल पटेल बाहर बैठेंगे और मोहम्मद शमी के पसंदीदा गेंदबाज आज बाहर बैठा है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को मेलबर्न के मैदान पर खेले जाने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। टी20 वर्ल्ड कप के इस सबसे बड़े मैच के लिए भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के क्रिकेट फैंस काफी उत्साहित हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेलबर्न के मैदान पर आखिर कौन बाजी मारेगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे 2 साथी मौजूद हैं जो विस्तार से बताएंगे कि मेलबर्न का असली बादशाह कौन बनेगा, भारत या पाकिस्तान। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरे दोनों साथी जुड़ चुके हैं, एक तरफ है अभिनव और दूसरी तरफ है राहुल। आप दोनों का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप दोनों से मेरा सीधा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया 2021 टी20 वर्ल्ड कप की हार का बदला ले पाएगी या फिर एक बार फिर पाकिस्तान भारत को मात देगा? ये सवाल सबसे पहले अभिनव मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी, मेरे ख्याल से तो इंडिया अपना रिवेंज लेगी 2021 वर्ल्ड कप के लॉस का, और उसके कई कारण हैं कि एक तो मैं मानता हूँ कि इंडिया हारी थी एशिया कप में पाकिस्तान से क्रूशियल मैच में, पर यहाँ पर इंडिया के पास एक बहुत अंडर प्रेशर जो उनके पास एडवांटेज है कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम देखें तो इंडिया के जीतने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी वापस आ गया है और बाकी भी उनके पास काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं। तो शुरुआती ओवर अगर हम अच्छा खेल दें तो उसके बाद मेरे ख्याल से इंडिया को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो इस मैच में पक्का विजयी होंगी। आप क्या सोचते हैं राहुल इस बारे में? देखिए, यहाँ पर आज मैं अभिनव के साथ हूँ, जो एशिया कप के दौरान मैं नहीं था क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी टीम ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही थी। लेकिन इस वक्त जो वर्तमान हालात दिख रहे हैं, जो स्थिति चल रही है, टीम इंडिया काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, काफ़ी अच्छे लय में है। उन्होंने अभी जो घरेलू सीरीज हुई उनमें सब मैच जीतते हुए आई और अभी अपने अभ्यास मैच में भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को एक मैच में हराया, दूसरे में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया। मेजबान है ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी मजबूत टीम है, उनको हराना काफ़ी बड़ी बात है। तो पूरी लय के साथ देखा जाए तो टीम इंडिया काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर अनुभव की कमी है उनके पास। एक जो बल्लेबाज है, हमने आज देखा कि वो भी चोटिल हो गए, बाहर हो गए। शान मसूद, उनका पलड़ा भारतीय टीम का काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है इस मुकाबले में। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक अगर आप देखें, बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, ऑलराउंडर से, फील्डिंग से, हर नजरिए से देखो तो टीम इंडिया मुझे काफ़ी बेहतरीन मेरे नज़रिए से एक और विजेता नज़र आ रहा है। वो ना सिर्फ ना भारत ना पाकिस्तान, वो है बारिश, जो कल के मैच में
आसार नज़र आ रहे हैं कि 90% जो चांस हैं वो बारिश हो सकती है, जिसके कारण बस शायद मैच 20 ओवर का देखने को ना मिले। और हालांकि फैंस को उम्मीदें यही होंगी कि पूरा मैच देखने को मिले, पूरा लुत्फ फैंस उठाएं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि पाकिस्तान की तरफ से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जी, इसका तो सीधा सीधा जवाब मेरे को लग रहा है, मेरे ख्याल से राहुल भी सहमत होंगे, शाहीन अफरीदी। जी हाँ, हमने उनको देखा कि उन्होंने रामनुल्लाह गुरबाज के साथ क्या किया, बिल्कुल उनका पैर टूट गया। ठीक है, तो पर हालांकि वो सबसे खतरनाक गेंदबाज रहेंगे पाकिस्तान के लिए, पर जैसे मैंने कहा कि शुरुआती ओवर्स अगर उनमें उनके अच्छे खेल लिए तो उनकी भी एक आदत है कि शुरुआती 2 ओवर वो अच्छे डालेंगे पर आखिरी के 2 ओवर में रन जाते हैं, चाहे वो शुरुआत में विकेट भी ले लें, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा। पर अगर आपने उनके ओवर अच्छे से संभल कर थोड़े से चाहे रन कमाए निकाल दिए तो उसके बाद आपकी गेम में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। प्रेशर किसके ऊपर जाता रहेगा, इंडिया या पाकिस्तान? मैं कहूँगा पाकिस्तान, क्योंकि कहीं ना कहीं बात है पाकिस्तान की बैटिंग और वो बहुत वीक है। अगर उनके ओपनर में से कोई एक भी आउट हो जाएगा, और आपने, मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, आपने कहा था बारिश का, तो ये हमने देखा कि अगर बारिश से मैच के कम ओवर हो जाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक बॉलर दोनों टीम कम करेंगी और ज़्यादा बैट्समैन के लिए जाएंगी। तो यानी फिर से अगर कम ओवरों का मैच होगा तो किसकी ज़्यादा मजबूत बैटिंग ऑर्डर है वो देखा जाएगा, और वहाँ पे भारत है वो ऋषभ पंत को वापस ले आएंगे, तो देखिए क्या स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ऋषभ पंत को टीम में लाने से मुझे नहीं लगता कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम मजबूत होगा। नहीं, वो जब है जब अगर बारिश हो जाए तो वो लाएंगे। बारिश जैसे होने के बाद, बारिश होने अगर वो भी तो निर्भर करता है बारिश कितनी हुई, 18 ओवर का मैच, 15 ओवर का मैच हो रहा है, वो एक ये मैच। सुपर ओवर हो रहा है। अगर 8 ओवर का मैच हो, नीचे जाएगा तो फिर तो ऋषभ पंत आ जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए मुझे नहीं लगता, फिर भी अगर ऋषभ पंत टीम में उनकी जो फॉर्म है, जिस तरीके से खेल रहे हैं टीम में, उनके होने ना होने, नहीं, अगर कम ओवर का मैच होता है तो वो एक पिंच हिटर की भूमिका निभा सकते हैं। हो सकता है उनको टीम में शामिल कर लिया जाए, लेकिन प्रदर्शन में कोई फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। जी हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि ऋषभ पंत पिछले कुछ मैचों से बिल्कुल खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। T20 क्रिकेट में उनका बल्ला जो है वो बिल्कुल खामोश रहा है। अगर पूरा मैच होता है तो पूरे आसार है कि ऋषभ पंत के बजाय दिनेश कार्तिक को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। लेकिन मैं यही सवाल मेरा आपसे भी है, इन्होंने बताया कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। आपके हिसाब से कोई और खिलाड़ी जहन में आता है ऐसा? देखिए मुझे लगता है शाहीन अफरीदी यकीनन काफ़ी बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है भारत को उनसे, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज जो सलामी बल्लेबाज हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वो भी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। पिछला विश्व कप मुझे लगता है अभिनव के अभी जहन से निकल गया है। उन दोनों की सलामी जोड़ी ने जो 152 रनों की साझेदारी करी थी, कमाल की। भारत के पास उस समय जसप्रीत बुमराह भी थे, भुवनेश्वर कुमार भी थे, सभी थे, लेकिन कोई भी इनका तोड़ नहीं निकाल पाया था। जी हाँ, तो इस बार तो इसमें मैं बस एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि 2021 का वर्ल्ड कप 1 साल पहले था, पर अगर हम 2022 उसके जो भी लेटेस्ट है वो 2022 का एशिया का था, और उसमें हमने देखा कि बाबर आजम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे ओपनिंग पेयर पार्टनरशिप बनाने के लिए रिजवान के साथ। लेकिन उनका फॉर्म लौटा है, उनका फॉर्म इंग्लैंड के खिलाफ लौटा है, उन्होंने एक शतक भी जड़ा है। पर आप ये देखिए रन के बावजूद भी उन्हीं के देश वाले उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो एक तेजी से नहीं बना रहे, तो आप देखिए आप और क्या कर सकते हैं। अगर आप रन भी बना रहे हो फिर भी क्रिटिसाइज। देखिए एक फैन के नजरिए से आप देखेंगे तो आपको मैच जीतना होता है, चाहे आप धीरे रन बनाए, तेज रन बनाए, और अगर आप मैच नहीं जीत पा रहे हैं तो फैंस आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। आपने एशिया कप का जिक्र किया, मैं कहूंगा एशिया कप में 2 मैच हुए थे भारत पाकिस्तान के, एक भारत जीता था, एक पाकिस्तान, लेकिन वो दोनों मुकाबले इस तरीके थे कि किसी भी तरफ वो काटा जा सकता था, दोनों मुकाबले बेहद करीबी थे। तो वहां पर उसका अंदाजा लेके मुझे नहीं लगता कि इस मैच की तुलना करनी चाहिए, क्योंकि टीम कितनी भी कमजोर या ताकतवर हो, हमने भारत पाकिस्तान के मुकाबले देखे, हमेशा से ही कांटेदार मैच हुए हैं। आप इतिहास में कभी भी जाके देख लीजिए, हालांकि वो करीबी मुकाबले भारत ने जीते। T20 अगर वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी तक भारत का ही पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, क्योंकि सिर्फ 2021 का ही वर्ल्ड कप एक ऐसा मैच, वही मैच ऐसा था जिसमें पाकिस्तान की टीम जो है भारत को हराने में कामयाब रही थी। उससे पहले ट्रॉफी में भी पाकिस्तान, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी जो था वो 50 ओवर का क्रिकेट था। यहाँ T20 क्रिकेट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें अभी फिलहाल उसी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जहाँ आपने बताया कि बाबर आजम और आपने बताया शाहीन अफरीदी, तो मेरे जो जहन में नाम आता है वो है मोहम्मद रिजवान। ज़बरदस्त एवरेज भारत के खिलाफ उनका रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने 3 मैच भारत के खिलाफ खेले हैं जिसमें उन्होंने 193 रन बनाए हैं और औसत उनका 96 का रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिससे कहीं ना कहीं भारत को बचकर रहना होगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आप दोनों से कि इस मुकाबले के नज़रिए से टीम इंडिया का टॉप परफॉर्मर कौन रहने वाला है? मैं इसमें 2 नाम लूंगा, या तो विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव।
हालांकि सूर्य कुमार यादव अभी तक बहुत, आप सब जानते हैं कितना अच्छा वो बायलैटरल सीरीज में खेल रहे हैं, पर ऐसे एशिया कप में भी वो उतना खास नहीं चले। बड़ी टीम के खिलाफ, पाकिस्तान हो गई, ये सब, तो वो मेरे को लग रहा है जिस फॉर्म में वो हैं वो रहेंगे सबसे बढ़िया परफॉर्मर। जी हाँ, विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। उनका प्रदर्शन अगर आप नजर डालें तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में 9 मैच खेले हैं, 406 रन बनाए हैं और औसत उनका 67 यानी 67 करा है। तो जबरदस्त प्रदर्शन ये पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से करते हुए आए हैं। आपने विराट कोहली की बात करी, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके आपने उनके औसत की बात करी, लेकिन आप उनके स्ट्राइक रेट पे नजर डालें तो विराट कोहली जो है वनडे और टेस्ट के हिसाब से अच्छी पारी खेलते हैं, टिकी हुई पारी खेलते हैं। वो T20 में भी पारी को एंकर कर सकते हैं, लेकिन जो धमाकेदार बल्लेबाजी की जरूरत होती है T20 में, आजकल देखेंगे 200 रन के स्कोर भी आसानी से चेज हो जाते हैं। तो देखिए, विस्फोटक अंदाज के लिए हमारे पास और दूसरे खिलाड़ी मौजूद है, जिसमें सूर्य कुमार यादव का नाम शामिल है, हार्दिक पांड्या का नाम शामिल है और फिनिशर की भूमिका में दिनेश कार्तिक का नाम शामिल है। और इसके अलावा टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, सबसे ज्यादा उनके नाम पे छक्के हैं अगर भारतीय क्रिकेट की बात की जाए, और विश्व क्रिकेट में भी शायद वो दूसरे या तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। तो विराट कोहली का जो खेलने का तरीका है वो स्ट्राइक रोटेट करके बाउंड्री निकालते रहते हैं, गेम को आगे तक डीप लेकर जाने का प्रयास करते हैं, तो उनका गेम अलग है। विराट कोहली जो है पारी को एंकर करके चल सकते हैं, लेकिन जो एक्स फैक्टर खिलाड़ी होता है, जो मैच का रुख पलटता है, वो मुझे लगता है कि या तो सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं या फिर हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे हम विराट कोहली की बात करें स्ट्राइक रेट का, हाल ही में गौतम गंभीर ने एक चीज कही थी कि आप रन बनाएं, अच्छी बात है, पर जरूरी नहीं आप हर मैच में 50 या 100 बनाएं। बिल्कुल, आप वो खिलाड़ी बने जिसमें आप 30-40 मारे पर इम्पैक्टफुल रन मारे, ताकि आप जीत सकें। जी हाँ, जी हाँ। पर यहाँ पे मैं उस चीज में एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर ये कोई और वेन्यू या और कोई देश होता तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत रहता, पर ये ऑस्ट्रेलिया है, आप पता है बाउंड्री लाइंस कितनी बड़ी हैं, और काफी बल्लेबाज जो ये किसी UAE या कहीं और छक्के मारे थे यहाँ आउट हो रहे हैं। तो ऐसे ग्राउंड पर जो विराट कोहली का नेचुरल गेम है वो उनके बहुत फायदेमंद रहेगा कि डबल ट्रिपल, वो ट्रिपल भी ले सकते हैं। ये बहुत मायने रखते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ आपने बात करी कि सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं टॉप परफॉर्मर साबित हो सकते हैं, आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका, वैसे सूर्य कुमार यादव नो डाउट जबरदस्त खिलाड़ी हैं, जबरदस्त फॉर्म में वो चल रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो, किसी भी टीम के खिलाफ उन्होंने अगर बल्लेबाजी की है तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन पाकिस्तान ही एक ऐसी टीम है जिनके खिलाफ उनका बल्ला जो है वो खामोश रहा है। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 42 रन बनाए हैं और औसत उनका सिर्फ 14 का रहा है। देखिए, ये जो मुकाबले होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हमने कोई बायलैटरल सीरीज तो खेली नहीं है। एक मुकाबला विश्व कप में मिल गया, एक मुकाबला एशिया कप में मिल गया, तो एक मुकाबले में तो सर किस्मत की भी थोड़ी सी बात होती है, लक नहीं चला। तो मुझे यकीन है कि इस मुकाबले में ये जो आंकड़े आपने बताए, इसमें जरूर बड़ा अंतर होने वाला है और रनों की संख्या काफी। जी हाँ, टीम इंडिया के फैंस भी यही उम्मीद करेंगे कि इस आंकड़े में जो सूर्य कुमार यादव का जो आंकड़ा पाकिस्तान के खिलाफ है, इसमें कुछ बदलाव हो। और इसके और मैं ये कहूँगा कि हम 3 मुकाबलों में किसी प्लेयर को आंकड़ों के हिसाब से नहीं जज कर सकते, किसी एक टीम के खिलाफ। हाँ, वो भी किसी एक, बिल्कुल। जी। तो जहां हमने बल्लेबाजी की तो बात कर ली, आपने विराट कोहली का नाम ले लिया, सूर्य कुमार यादव का नाम ले लिया, बात करते हैं गेंदबाजी की कि जो टीम इंडिया के जो गेंदबाज हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, खासकर डेथ बॉलिंग में। तो ऐसे में मोहम्मद शमी टीम में वापस आ गए हैं, मोहम्मद सिराज भी वापस आ गए हैं। तो टीम इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है वो कल के मुकाबले में कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो हर्षल पटेल बाहर बैठेंगे और मोहम्मद शमी, अभिनव के पसंदीदा गेंदबाज वो आज बाहर बैठा रहे हैं। देखिए, अब इसमें पसंद नापसंद तो साइड रखनी पड़ेगी, पर हाल जो उनका करंट फॉर्म है वो देखना पड़ेगा। और शामी ने जिस तरीके से बॉलिंग की थी, चाहे भले ही 1 ओवर डाला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप में, पर वो टीम में वापस आएंगे तो हर्षल पटेल बाहर रहना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन अभी आपने कहा था कि 2 या 3 मैच के हिसाब से किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस का आकलन नहीं करना चाहिए, तो वो वार्म अप मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था, तो आप उसी का आकलन करके एकदम से सीधा वर्ल्ड कप में खिला लेंगे? देखिए, बात यह है कि मैं सिर्फ शामी को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं ला रहा, मैं हर्षल पटेल को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से बाहर कर रहा हूँ। वो काफी लगातार अर्धशतक मारते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी के मामले में बिल्कुल उन्होंने जो है अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार रखी है। लगातार 50-50 रन 4-4 ओवर में लगवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि अगर वो खेलते हैं तो भारतीय फैंस यही उम्मीद करेंगे कि वो प्रदर्शन जो है अपना बेहतर करने का प्रयास करें।
लेकिन आपके हिसाब से बॉलिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है भारत की बॉलिंग लाइनअप है जो इस वक्त रोहित शर्मा और हेड कोच के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगी कि उन्हें खिलाना है मोहम्मद शमी को, उनको बाहर नहीं बैठाया जा सकता। हर्षल पटेल को मुझे नहीं लगता टीम में लिया जाएगा। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार की जगह तय है। हार्दिक पांड्या एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर टीम में होंगे। अर्शदीप सिंह, इसके अलावा अर्शदीप सिंह तो कमाल के गेंदबाज मुझे लगता है डेथ ओवरों में साबित हो रहे हैं भारत के लिए। एक आध ओवर की बात रही है ऊपर नीचे हुए। इसके अलावा 2 स्पिनर्स का खेलना भी मुझे तय लग रहा है। अक्षर पटेल बतौर गेंदबाजी ऑलराउंडर और एक दूसरे जो है युजवेंद्र चहल। जी हाँ, जहाँ तक अगर आपने अक्षर पटेल का भी नाम लिया तो अक्षर पटेल से वार्म अप मैच में गेंदबाजी नहीं कराई गई थी, रविचंद्रन अश्विन से ज़्यादा गेंदबाजी कराई गई थी। तो क्या ऐसे में बदलाव ये देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ अक्षर पटेल के बजाय रविचंद्रन अश्विन को ज़्यादा तवज्जो दी जाए? देखिए, जो वार्म अप मैच की प्लेइंग 11 है उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो होता ही अभ्यास के लिए है। मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को लेकर टीम इतनी क्लियर हो चुकी है कि उन्होंने अभ्यास मैच में उनसे मुकाबला नहीं खिलवाया। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी को लेकर कंफ्यूजन था, इसलिए उन्होंने आखिरी ओवर उनको दिया और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करके खुद को साबित किया। जी हाँ, जी हाँ। और मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए कि आप ये कहेंगे हमें अनुभव देखना है और अश्विन को खिलाना है, तो वो आएंगे भी तो अक्षर पटेल की जगह नहीं आ सकते, वरना आपकी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। आएंगे तो हालांकि बहुत कम उम्मीद है मेरे को, पर अगर आएंगे तो वो युजवेंद्र चहल की जगह ही आएंगे। वो भी एक वैसा एक्सपेरिमेंट होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ एकदम से उनको चौंका दिया और अनुभवी खिलाड़ी के साथ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक आपने बात करी तो एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, वो है टॉस। अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो उसे क्या मतलब पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या गेंदबाजी करनी चाहिए? देखिए, तो तय है कि अगर बारिश होने वाली है वहां पर तो पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी लेना काफी फायदेमंद रहेगा। गेंद को स्विंग मिलेगी और बैट में भी थोड़ा धीरे से आएगी गेंद। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर होगा। नहीं, हाँ, अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर जो एडवांटेज है वो बाद में जो बल्लेबाजी करती है टीम उसी को ज़्यादा एडवांटेज रहता है। अभी अगर नॉर्मल सामान्य हालातों में भी खेला जाए तो पहले गेंदबाजी करना ही मेलबर्न की पिचों पर अक्सर हमने देखा है कि राहुल सहमति में भी रखता हूँ, पहले गेंदबाजी करना। जी जी जी, बिल्कुल। तो चलिए, कल के मैच में कौन जीतेगा ये तो कल का मैच ही बताएगा, लेकिन मेरे दोनों साथियों ने बड़े विस्तार से बताया कि किस टीम का पलड़ा जो है वो भारी रह सकता है, कौन से खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मेरे दोनों साथियों ने आपको विस्तार से बताई। इसी तरह का हम एक और शो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।